हम आपको ये बताएंगे, इस बार सिर्फ साल नहीं बदला है बल्कि इस बार भारत ने नए साल के उत्सव की परंपरा को भी बदल दिया। कभी 1 जनवरी का दिन मुख्यतः पार्टियों, पर्यटन, शोर शराबे से जुड़ा माना जाता था, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग नए साल की शुरुआत मंदिरों में देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं। यह बदलाव मौजूदा भारत के बारे में 3 बातें बताता है। पहला यह कि इससे यह पता चलता है कि भारत के हिंदू अब पहले से ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं। वो नए साल के उत्सव को सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इसकी शुरुआत उम्मीद और आस्था के साथ करना चाहते हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि अगर साल के पहले दिन देवी देवताओं की भक्ति करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे तो पूरा साल उनके और उनके परिवार के लिए शुभ और मंगलमय साबित होगा। दूसरा, मंदिरों में उमड़ी भीड़ देश के लोगों का मूड भी बताती है, जो इस वक्त सनातनमय हो चुका है। और आप ये भी सोचिए, जब दुनिया ने रात के अंधेरे में नए साल का जश्न मनाया है, तब भारत में नए साल का स्वागत सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ हुआ है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मंदिरों तक पहुंचे। हिंदू धर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मंदिर जाना कोई अनिवार्यता या धार्मिक आदेश नहीं है। न तो इसमें किसी व्यक्ति पर पूजा पाठ की बाध्यता है, न ही मंदिर जाने को आस्था का पैमाना माना गया है। हिंदू दर्शन में ईश्वर को व्यापक, सर्वव्यापी और अंतःकरण में विद्यमान माना गया है। इसीलिए भक्ति का रास्ता व्यक्ति की स्वेच्छा और भाव पर निर्भर करता है, न कि किसी नियम या दबाव पर। यही कारण है कि लोग मंदिर डर या आदेश से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास, शांति की तलाश और आत्मिक संतुलन के लिए जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब बड़ी संख्या में लोग बिना किसी बाध्यता के मंदिरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वो केवल धार्मिक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये उनकी स्वतंत्र आस्था और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। और आज नए साल के मौके पर देश भर के मंदिरों में इसी अभिव्यक्ति को आप महसूस कर सकते हैं। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि पूरे भारत में 6,48,907 मंदिर हैं, जिनमें उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्यों में मंदिरों की संख्या ज्यादा है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 79,000 मंदिर हैं, महाराष्ट्र में 77,000 मंदिर हैं, कर्नाटक में 61,000 मंदिर हैं, पश्चिम बंगाल में 53,500 मंदिर हैं और गुजरात में 50,000 मंदिर हैं। जो हिंदी बेल्ट जिसे कहा जाता है उसके राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में 37,000, राजस्थान में 39,000, मध्य प्रदेश में 28,000, बिहार में 29,000, झारखंड में 14,500, छत्तीसगढ़ में 9,000, हरियाणा में 10,000 और दिल्ली में लगभग 5,000 मंदिर हैं। लेकिन इसके बावजूद हिंदी बेल्ट के इन राज्यों में ज्यादा लोग नए साल के मौके पर मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरों को देखिए, जहां सिर्फ आज के दिन 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान रहा। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में 4 लाख, अयोध्या में राम मंदिर में 6 लाख, उज्जैन में महाकाल मंदिर में 8 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान रहा। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आई तस्वीरों को देखिए, जहां देर रात से ही मां विंध्यवासिनी मंदिर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। और यही हाल लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में भी दिखाई दिया। अनुमान है कि नए साल के मौके पर 50,000 से ज्यादा लोगों ने हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन किए हैं। और यहां बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंदिरों की नहीं है। सीकर के श्री खाटू श्याम मंदिर में नए साल के स्वागत के साथ एकादशी और द्वादशी का मासिक मेला चल रहा है, जिसमें 50 लाख लोगों के जाने का अनुमान रहा। यह संख्या न्यूजीलैंड जैसे देश की कुल आबादी के बराबर है। और अभी श्री खाटू श्याम मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। भीड़ के कारण 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच मंदिर के कपाट 24 घंटे खोलकर रखने का फैसला हुआ। इसी तरह की भीड़ माता श्री वैष्णो देवी मंदिर में है, जहां एक ही दिन में 45,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद यात्रा पंजीकरण को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। और उज्जैन के महाकाल मंदिर और शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी लाखों लोग नए साल के अवसर पर दर्शन करने पहुंचे। ये तस्वीरें आज नए साल पर भक्ति में डूबे भारत के बारे में काफी कुछ बता रही हैं। सभी साईं भक्तों से नम्र निवेदन है।
वैसे मंदिरों में यह भीड़ तब है जब हिंदू धर्म के अनुसार नया साल अभी शुरू नहीं हुआ है। हिंदू धर्म में तारीखों की गणना जिस कैलेंडर के अनुसार होती है उसे विक्रम संवत कहते हैं और इसके अनुसार सनातन धर्म में नया साल 19 मार्च 2026 को शुरू होगा, जब चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि होगी। पश्चिमी कैलेंडर में आज नए साल का पहला दिन है, लेकिन हिंदू धर्म के कैलेंडर में आज का दिन सिर्फ एक सामान्य दिन है। इस कैलेंडर में आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि है और वर्ष है 2082। हिंदू धर्म में नया साल 19 मार्च 2026 को जब आएगा तो यह वर्ष 2083 होगा। इसके अलावा पश्चिमी कैलेंडर में नया साल आने पर तारीख के सिवा कुछ नहीं बदलता और मौसम की प्रकृति एक जैसी रहती है। और इसमें नया साल रात को 12 बजे से मनाया जाता है, जिसमें पार्टी होती है, आतिशबाजी की जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर में नया साल सूर्य की पहली किरण के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मौसम भी बदलता है, शाम सुरमई हो जाती है, रात उदार हो जाती है। पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं, प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में होती है और ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि ही नए सृजन के काल में प्रवेश कर रही है। और यही कारण है कि हिंदू नववर्ष पवित्र त्योहारों से शुरू होता है। कश्मीर में इस दिन नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी के त्योहार के साथ यह नया साल शुरू होता है। हालांकि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ लोग हर संस्कृति और परंपरा के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं और वो पश्चिमी कैलेंडर के नए साल का भी खूब जश्न मनाते हैं। आज हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाना चाहते हैं जिनसे आपको यह समझ आएगा कि भारत में इस समय सनातन धर्म की एक ऐसी लहर चल रही है जिसने करोड़ों लोगों को छुआ है। साल 2024-25 में 62 लाख लोगों ने ताजमहल देखा था, 32 लाख लोग दिल्ली के कुतुब मीनार गए थे, 28 लाख लोगों ने दिल्ली के लाल किले को देखा था और लगभग 20 लाख लोग छत्रपति संभाजी नगर में बीबी के मकबरे पर पहुंचे थे। अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन जगहों पर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन इसी दौरान बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ ने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 2025 में सिर्फ जून महीने तक 23 करोड़ लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए। इसी दौरान 7 करोड़ 25 लाख लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, 5.5 करोड़ लोगों ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन किए, 2.5 करोड़ लोगों ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए, 70 लाख लोगों ने श्री वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन किए। 2019 में कुल 295 करोड़ लोगों ने भारत के अलग अलग शहरों में पर्यटन यात्रा की थी। यह आंकड़ा देश की आबादी से इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें बहुत सारे लोगों ने एक से ज्यादा बार किसी दूसरे शहर और राज्य की यात्रा की। इनमें भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी छुट्टियों में अलग अलग मंदिरों की यात्रा की और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिला। उदाहरण के लिए पिछले साल काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले हर श्रद्धालु ने औसतन 4 से 5 हजार रुपए खर्च किए, जिससे 1,25,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में एक शब्द का काफी इस्तेमाल होता था और वो शब्द था अपॉलोजेटिक हिंदू, यानी एक ऐसा हिंदू जो अपनी धार्मिक पहचान पर खुलकर खड़ा होने में झिझकता है और जो अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों या इतिहास का बचाव करते हुए अपराध बोध सा महसूस करता है।
इस शब्द पर राजनीति भी काफी होती थी। लेकिन हाल ही में प्यू रिसर्च ने एक सर्वे किया जो यह बताता है कि अब भारत के हिंदू अपॉलोजेटिक नहीं रहना चाहते। इस सर्वे में 97% हिंदुओं ने माना कि वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। 80% हिंदुओं ने माना कि वो हर रोज प्रार्थना और पूजा करते हैं। 21% हिंदुओं ने कहा कि उनके साथ धर्म की वजह से भेदभाव होता है। 59% हिंदुओं ने हिंदी भाषा को भारतीयता की बड़ी पहचान माना। 66% हिंदुओं ने कहा कि वो मुसलमानों से काफी अलग हैं, जबकि 64% मुसलमानों ने कहा कि वो हिंदुओं से काफी अलग हैं। 81% हिंदुओं ने यह भी कहा कि वो गंगा की पवित्रता पर पूरा विश्वास करते हैं। 77% हिंदुओं ने कर्म को जरूरी बताया और 90% हिंदुओं ने कहा कि उन्हें अपनी धार्मिक पहचान और अपनी संस्कृति पर गर्व है। अगर आप इस सर्वे और नए साल पर मंदिरों में उमड़ी भीड़ को एक साथ देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि भारत का इस वक्त मिजाज क्या है और लोगों में सनातन धर्म को लेकर कैसे आस्था बढ़ रही है। आपको याद होगा साल 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी और इस महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ लोग पहुंचे थे। यह आस्था का वो महापर्व था जो भारत की संस्कृति को एक बड़े मंच पर लेकर आया था और अब साल 2026 में भी ऐसा ही होने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मॉडल पर 3 जनवरी से 15 फरवरी के बीच माघ मेले का आयोजन होगा, जिसमें 12 से 15 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। यानी रूस जैसे देश की कुल आबादी से ज्यादा लोग इस माघ मेले का हिस्सा बनेंगे, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष इस समय काल में होता है। यह मेला प्रयागराज के उन्हीं घाटों पर आयोजित होता है जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ था। माघ मेला हिंदू धर्म का एक ऐसा प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है जो हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अंग्रेजी कैलेंडर के सभी महीनों का नाम जुबान पर रटा होगा, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग में 11वें महीने को माघ का महीना कहा जाता है और यह महीना फागुन के आखिरी महीने से पहले आता है। मान्यता है कि माघ के महीने में देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। इस दौरान प्रयागराज का संगम क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि माघ मास में संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हालांकि माघ का मेला कुंभ के मेले से अलग होता है। कुंभ मेले का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष में एक बार होता है। महाकुंभ का आयोजन 12 सालों में एक बार होता है, लेकिन माघ मेले का आयोजन हर वर्ष होता है और इस बार भी यह 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला है। इस बार के माघ मेले में कुल 6 पवित्र स्नान होंगे, जिनमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा के अवसर पर 3 जनवरी को होगा और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के अवसर पर 15 फरवरी को होगा। और बड़ी बात यह है कि इस माघ मेले के लिए महाकुंभ की तरह ही प्रयागराज में टेंट सिटी बनाई गई है। 7 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी जो 13 अखाड़े हैं उनको भूमि आवंटित की गई है। पूरा मेला क्षेत्र 800 हेक्टेयर में फैला है, जिनमें 126 किलोमीटर की सड़क ऐसी है जिन पर लोहे और स्टील की प्लेटें लगाई गई हैं और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि मेला क्षेत्र में गाड़ियों की आवाजाही हो सके। बड़ी बात यह है कि 43 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले में 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, लेकिन हमें लगता है कि महाकुंभ की तरह इस मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या शायद इससे ज्यादा हो सकती है और सोशल मीडिया पर लोग अभी से इस मेले को लेकर वीडियोज और रील्स डाल रहे हैं। तो संगम की रहती में यहाँ तो जितने दिन रहे हम लोग सोचते हैं जितने दिन रहे उतना ही अच्छा है। तो 1 महीने में खत्म हो जाता है। हम तो सोचते हैं और चलिए 2-1 महीना। तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, केले का पौधा लगाते हैं और सुंदर तरीके से कुटिया सजाकर पूरा 1 महीना भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं इस गंगा जी के तट पर।
हम उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो नए साल के मौके पर नाइट क्लब और डिस्कोथेक में पार्टी कर रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा कि तेलंगाना में नए साल के मौके पर 1350 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इनमें बियर की 7,78,000 बोतलों की बिक्री हुई और बाकी शराब की 8,30,000 बोतलों की बिक्री हुई। 29, 30 और 31 दिसंबर को तेलंगाना में हर घंटे 18 करोड़ 75 लाख और हर मिनट 21 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में नए साल के मौके पर पार्टी करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। अगर मुंबई की बात करें तो अकेले मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए नए साल के मौके पर 13,700 चालान काटे गए, जिससे ट्रैफिक पुलिस को 1 करोड़ 31 लाख रुपए की जुर्माना राशि मिली। दिल्ली में भी शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 800 से ज्यादा चालान काटे गए। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी एप्स पर मिक्स नमकीन, आलू भुजिया, मूंगफली और चिप्स जैसी रेडी टू ईट स्नैक्स मंगाए गए। बहुत सारे लोगों ने पैक्ड आइस क्यूब्स भी ऑर्डर किए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इतनी ठंड में भी भारत के लोग कैसे पार्टी कर रहे थे। और खाने में स्विगी पर 2 चीजें सबसे ज्यादा ऑर्डर हुई। 31 दिसंबर को शाम तक 2,18,993 बिरयानी मंगाई गई और इसी दौरान 90,000 बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर किए गए। हम ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि हमारे देश में लोगों का स्वभाव कितना अलग अलग है। बहुत सारे लोग नए साल पर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो इसी दौरान बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो नए साल पर पार्टी करना चाहते हैं और छुट्टियों पर बाहर घूमना चाहते हैं। सबसे जरूरी है खुश रहना। अगर आप अपनी खुशी से किसी भी तरह का जश्न मनाएं, अच्छा है। देश में सबको खुश रहना चाहिए। दुनिया भले ही नए साल के मौके पर जश्न मनाती है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि मशहूर लेखकों, कवियों, साहित्यकारों ने नए साल के दिन की खूब आलोचना भी की है और अपनी रचनाओं में यह लिखा है कि सारी दुनिया यह सोचकर नए साल के स्वागत में व्यस्त रहती है कि आज से सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन एक बार आप खुद से पूछिए कि क्या 31 दिसंबर और 1 जनवरी में तारीख के सिवा कुछ भी बदलता है? जैसे फैज लुधियानवी ने लिखा है कि ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है, रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर एक बात वही, आसमान बदला है अफसोस न बदली है जमीन, एक हिंदिसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं, तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। असल में 31 दिसंबर को रात 12 बजे जब नए साल का आगाज होता है तो इस दौरान तारीख और साल के सिवाय कुछ नहीं बदलता। न मौसम बदलता है, न प्रकृति बदलती है, न आपकी चुनौतियां बदलती हैं, न ही आपके जीवन में कोई बदलाव आता है। लेकिन इसके बाद भी इंसान नए साल को लेकर उम्मीदों से भरा होता है और उसे लगता है कि जो सपने इस साल पूरे नहीं हुए वो नए साल में पूरे हो जाएंगे। जैसे इस बार पूरी दुनिया में साल 2026 को अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार शुभ माना जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इस बार नया साल उनके जीवन को नई उड़ान देगा। अंक ज्योतिष में साल के अंकों को जोड़कर एक नंबर निकाला जाता है और फिर उस एक नंबर के हिसाब से बताया जाता है कि उस साल का स्वभाव कैसा होगा। जैसे साल 2025 को अंक ज्योतिष में 9 नंबर का साल माना गया, क्योंकि 2025 में 2 + 0 + 2 + 5 9 होते हैं और 9 नंबर को अंक ज्योतिष में नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा गया है। माना जाता है कि 9 नंबर चीजों को खत्म करने, छोड़ने, समेटने का नंबर होता है और इसीलिए अंक ज्योतिष में साल 2025 को अलविदा का साल माना गया। साल 2026 को नई शुरुआत का साल कहा जा रहा है। इसके पीछे एक वजह यह है कि जब आप साल 2026 के अंकों को जोड़ेंगे तो इसमें 2 + 0 + 2 + 6 10 होते हैं और क्योंकि 10 नंबर में 1 और 0 को जोड़ने पर 1 ही बचता है, इसीलिए 2026 अंक ज्योतिष में 1 नंबर का साल। न्यूमरोलॉजी में 1 का अर्थ होता है नई शुरुआत करना। दावा है कि 2026 में लोग खुद को ज्यादा सशक्त महसूस करेंगे, अपनी बात खुलकर कहने की हिम्मत बढ़ेगी, भविष्य को लेकर एक नई ऊर्जा महसूस होगी और यह साल पीछे हटने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने और पहल करने का माना गया है। संक्षेप में कहें तो अंक ज्योतिष के हिसाब से यह साल दुनिया के सभी देशों और लोगों के लिए पहले से ज्यादा शुभ हो सकता है।
साल 2026 के पहले दिन हमारे देश भारत को लेकर 3 नए शुभ समाचार आए हैं। इसमें पहला शुभ समाचार बुलेट ट्रेन को लेकर है और आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल के मौके पर बताया है कि 15 अगस्त 2027 तक भारत को उसकी पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। ये 1 by 1 सीक्वेंस। हाँ, अंडर बता सकते थे 2027 का अगस्त 2026, 15 अगस्त 2027। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है, लेकिन इसके बावजूद बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने लंबा इंतजार किया है। भारत में पहली बार 2009-10 के केंद्रीय बजट में बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव पेश हुआ था और इसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को औपचारिक मंजूरी दी थी। बुलेट ट्रेन को हाई स्पीड ट्रेन भी कहा जाता है, जिसकी न्यूनतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और अधिकतम रफ्तार 355 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आज अगर आप अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए सामान्य ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर आप बुलेट ट्रेन से ये दूरी तय करते हैं तो इसमें सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट लगेंगे। दुनिया में सिर्फ 22 देश ऐसे हैं जिनके पास बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो सकता है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कई मायनों में खास होगी। इसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑपरेटिंग स्पीड को बुलेट ट्रेन की वास्तविक गति भी कहा जाता है। अभी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए 508 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है। इनमें 156 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क महाराष्ट्र में है और 352 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में है। भारत के इस पहले बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर कुल 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और आज साल 2026 के पहले दिन भारत को यह शुभ समाचार मिला है कि अगले साल तक देश में पहली बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। यहां आपको यह भी समझना होगा कि भारत में अगर बुलेट ट्रेन चलती है तो वो सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं होगी, बल्कि वो तकनीक, आत्मविश्वास और भारत की दिशा का प्रतीक भी बनेगी। इससे वैश्विक मंच पर भारत को नई और आधुनिक पहचान मिलेगी और आप भी जब इस बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे तो यह ट्रेन आपको एहसास कराएगी कि भारत अब बहुत आगे निकल चुका है और अब भारत में बुलेट ट्रेन का चलना सिर्फ एक सपना नहीं है। आज का दूसरा शुभ समाचार यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और इस उपलब्धि पर चीन ने भारत की तारीफ की है। चीनी सरकार की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा, भारत का उभार दिखाता है कि असली ताकत इतिहास से सीखने, सच्चाई स्वीकार करने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने से आती है। यह बयान सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी और एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका की स्वीकृति भी है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत अब केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है और यह बात अब चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देश भी मानने लगे हैं। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2,753 लाख करोड़ रुपए की है,
चीन की अर्थव्यवस्था 1745 लाख करोड़ रुपए की है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 450 लाख करोड़ रुपए की है और चौथे स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था 376 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था 375 लाख करोड़ रुपए की है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत की इस उपलब्धि का यह कहते हुए मजाक उड़ा रहे हैं कि भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में जापान से बहुत पीछे है और इस कारण अर्थव्यवस्था के आकार में भारत के लिए जापान को पीछे छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह बात सही है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में जापान से बहुत पीछे है, लेकिन यहां हमें यह भी देखना होगा कि भारत की आबादी 145 करोड़ है और जापान की आबादी केवल 12.5 करोड़ है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय के मामले में चीन भी जापान से बहुत पीछे है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना आय 11.5 लाख रुपए है, जबकि जापान में यही प्रति व्यक्ति सालाना आय 30 लाख रुपए है। लेकिन चीन में कोई अपने देश को नीचा नहीं दिखाता। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की उपलब्धि को भी उपहास का विषय बना देते हैं। हम मानते हैं कि भारत को अब भी एक लंबी यात्रा तय करनी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम अपने देश की उपलब्धियों में कमियां निकालेंगे और अपने देश का मजाक उड़ाएंगे तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा। खैर, नए साल के मौके पर अब आपको तीसरा शुभ समाचार बताते हैं जो भारत की बढ़ती सैन्य ताकत के बारे में है। डीआरडीओ ने साल 2026 की धमाकेदार शुरुआत की है। ओडिशा तट के पास एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया है। प्रलय मिसाइल भारत में निर्मित मिसाइल है जिसकी अधिकतम स्पीड 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 350 किलोग्राम से 1,000 किलोग्राम के वॉरहेड को लगाया जा सकता है और इसकी अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर तक है। सरल शब्दों में कहें तो ये मिसाइल आगे पाकिस्तान को अपना निशाना बना सकती है और इसे इंटरसेप्ट करना यानी बीच में रोकना बहुत मुश्किल माना जाता है। यानी ये मिसाइल एक बार लॉन्च हो जाए तो अपने नाम की तरह दुश्मन देश में ये प्रलय ला सकती है। +2, +3 and counting up. +1, +2, +3 and counting up. अब आपको यह बताते हैं कि किन 3 वजहों से साल 2026 काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। इनमें पहली वजह है चुनाव। इस साल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम शामिल है। बड़ी बात यह है कि इनमें असम और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है और बाकी राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। इसके अलावा ये वो राज्य भी हैं जहां आज तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी। इनमें पश्चिम बंगाल में साल 2011 से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार, केरल में 2016 से लेफ्ट पार्टियों की सरकार, तमिलनाडु में 2021 से डीएमके की सरकार है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। इनमें भी पश्चिम बंगाल के चुनावों पर सबकी नजर रहेगी, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी जीत का चौका लगाने की कोशिश करेगी और बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के लिए अपनी किस्मत आजमाएगी। दूसरा, इस साल जनगणना का मुद्दा बड़ा रहेगा। साल 2011 के बाद भारत में पहली बार जनगणना का काम शुरू होगा और यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 15 सालों से भारत की अपनी जनगणना का कोई डेटा नहीं है और हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि भारत की डेमोग्राफी इन वर्षों में कितनी बदली है, भारत की वास्तविक जनसंख्या कितनी है। भारत में जनगणना होने से यह भी पता चल सकता है कि देश में कितने घुसपैठिए रहते हैं। और तीसरा मुद्दा होगा 1991 के वर्शिप एक्ट का। यह वही कानून है जिसके तहत अयोध्या को छोड़कर बाकी सभी धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति लागू होती है। यानी मथुरा और काशी जैसे मामलों में हिंदू पक्ष इस कानून को चुनौती देता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह कानून कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बनाया था और इस कानून के कारण उन मामलों में अदालतों को सुनवाई से रोका जा सकता है जहां मंदिर की भूमि पर मस्जिदें बनाने का दावा है। सुप्रीम कोर्ट इस साल इस मामले में फैसला सुना सकते हैं और यह फैसला भी 2026 को डोमिनेट करेगा। आज नया साल है और नए साल के मौके पर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। इसका मतलब होता है कि वे प्रतिज्ञा लेना कि इस साल क्या करेंगे आप। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं। अमेरिका में एक स्टडी हुई, उसके अनुसार ज्यादातर लोग 19 दिन भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर अमल नहीं कर पाते।
और इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं, अपने अंदर कोई बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो उसे नए साल से जोड़कर मत देखिए। आप ये प्रतिज्ञा कभी भी ले सकते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति जुटा सकते हैं। इस वक्त ईरान विद्रोह की आग में जल रहा है। नेपाल की तरह ही ईरान में जेन जी युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो सरकार और उनके सर्वोच्च नेता खामेनेई के खिलाफ डेथ टू द डिक्टेटर का नारा लगा रहे हैं। ईरान के 21 से ज्यादा राज्यों में इस वक्त विद्रोह की आग भड़की हुई है। पिछले 4 दिनों से जेन जी अपने देश की बर्बादी से नाराज होकर सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर है। आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पिछले काफी समय से कमजोर थी, लेकिन अब तो हालात बदतर हो गए हैं। लोगों के पास खाने पीने की चीजों के लिए पैसे नहीं बचे। राजधानी तेहरान समेत अलग अलग शहरों में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। ईरान सरकार ने सुरक्षा बलों को विद्रोह खत्म करने के लिए हर तरीका अपनाने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बल तो फायरिंग तक कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विद्रोह खत्म नहीं हो रहा। इस विद्रोह की सबसे बड़ी वजह ईरान की महंगाई और डॉलर के मुकाबले रियाल की गिरती कीमत है। ईरान में महंगाई की दर 48.6% तक पहुंच गई है। सामान्य तौर पर एक स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश की महंगाई दर 2 से 4% रहती है। अगर उससे ज्यादा महंगाई दर हो तो यह माना जाता है कि जरूरी सामान खरीदना वहां आम लोगों के बस से बाहर हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, ईरान में खाने पीने की चीजें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। ईरान में खाद्य महंगाई दर 72% तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश में खाद्य महंगाई दर 1 से 3% सालाना तक ही होती है। इससे ज्यादा हो तो माना जाता है कि उस देश के लोग खाने पीने का सामान मुश्किल से खरीद पा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के हालात कितने खराब हैं और वहां के जेन जी अपने ही सरकार और सर्वोच्च नेता के खिलाफ डेथ टू द डिक्टेटर का नारा क्यों लगा रहे हैं। डूब रहे ईरान के हालात उसकी करेंसी इरानियन रियाल से भी पता चलती है। ईरान की मुद्रा रियाल की स्थिति अपने सबसे बुरे दौर में है। डॉलर के मुकाबले ईरान के रियाल की कीमत पिछले 6 महीने में 56% तक गिर गई। आज खुले बाजार में $1 के मुकाबले उसकी कीमत 14,20,000 इरानियन रियाल तक पहुंच गई है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ईरान के लिए अब सामान आयात करना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। आयात होने वाले जरूरी सामान जैसे दवाइयां, खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मुश्किल से आ रही हैं और जो आ चुकी हैं वो इतनी महंगी हैं कि लोग उसे खरीद ही नहीं पा रहे। ईरान में गरीबी भी बहुत तेजी से बढ़ी है। ईरान की गरीबी दर 36% तक पहुंच चुकी है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ईरान के करीब 3 करोड़ लोग गरीबी की वजह से अपनी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक देश के तौर पर ईरान की स्थिति पिछले 3 वर्षों में बद से बदतर हो गई है। 2023 में ईरान की जीडीपी की विकास दर 5.3% थी, जो 2024 में 3.7% हो गई। साल 2025 में यह गिरकर 0.6% तक आ गई है। यह स्थिति दिखाती है कि पिछले 3 वर्षों से ईरान आर्थिक रूप से डूबता हुआ जहाज बन गया है। अब यहां से ऊपर उठना उसके लिए बहुत मुश्किल है। गिरती हुई जीडीपी विकास दर बताती है कि ईरान में आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है, लोगों की खरीद शक्ति कम हो गई है, सरकार की आय कम हो गई है, विदेशी निवेशकों का भरोसा ईरान से खत्म होता जा रहा है। ईरान का युवा सड़कों पर इसीलिए है क्योंकि आर्थिक विकास की जो दर बढ़नी चाहिए थी वो गिर रही है और जो दरें गिरनी चाहिए जैसे महंगाई, बेरोजगारी, वो सब बढ़ गई। 2024 में ईरान में महंगाई दर 32.6% और बेरोजगारी दर 7.8% थी। 2025 में महंगाई दर बढ़कर 42.4% हो गई और बेरोजगारी दर 9.2% हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान के युवा किसी विदेशी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं। वो अपने नेताओं की खराब नीतियों और दुनिया के अन्य देशों के साथ उनके खराब संबंधों का खामियाजा भुगत रहे हैं। कई वर्षों तक चुपचाप झेलने के बाद अब उनके सब्र का बांध टूट गया है। अब ईरान के जेन जी युवाओं को यह स्थिति बदलनी है। उनका मानना है कि जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक सर्वोच्च नेता खामेनेई और राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान को हटाया नहीं जाएगा, तब तक ईरान के हालात नहीं सुधरेंगे।
ईरान की सरकार अपने देश के युवाओं का गुस्सा समझ नहीं पा रही। वो अभी भी यह मानकर चल रही है कि उनके देश के युवा किसी अन्य देश या व्यक्ति के बहकावे में आकर आंदोलन में कूद पड़े। ईरान सरकार जेनजी युवाओं के इस विद्रोह को अमेरिका की साजिश मान रही है। ईरान के राष्ट्रपति इस विद्रोह को दुश्मन की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान एक युद्ध लड़ रहा है और दुश्मन देश अब उनको आर्थिक दबाव के जरिए हराने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2022 के बाद यह पहली बार है जब ईरान की सरकार और उनके सर्वोच्च नेता खामेनी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। साल 2022 में ईरान की जबरन हिजाब वाली नीति, मॉरल पुलिसिंग की वजह से एक बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत महसा अमीनी नाम की एक महिला की मौत से हुई थी। दरअसल जबरन हिजाब पहनाने के लिए महसा अमीनी को ईरान की मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद डिटेंशन सेंटर में इतना मारा गया उसे कि वहीं उसकी मौत हो गई थी। महसा अमीनी की मौत ने देश भर की महिलाओं को भड़का दिया था। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गए थे। महिलाओं ने अपने बाल काट कर और हिजाब जलाकर विरोध प्रदर्शन किए थे। इस आंदोलन को दबाने के लिए ईरान में 500 से ज्यादा लोग मार दिए गए थे। ईरान सरकार ने 2022 के उस आंदोलन को बंदूकों के दम पर दबा दिया था, लेकिन जेनजी युवाओं के इस आंदोलन को दबाना फिलहाल उसके लिए मुश्किल हो रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर आ गई है, जिसका सीधा असर नौकरी करने वाले लोगों पर पड़ेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय जो 4 नए लेबर कोड्स लेकर आई है, उनमें पहला है कोड ऑन वेजेस। इसमें आपकी सैलरी और भत्तों से जुड़े नियम हैं। दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें आपकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियम हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इसमें उद्योगों से जुड़े विवाद और ट्रेड यूनियन से संबंधित नियम हैं। और चौथा है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। इसमें आपके काम करने के दौरान आपकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के घंटों से जुड़े नियम हैं। सरकार ने नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है और 45 दिनों के अंदर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। लोगों के सुझावों को शामिल करने के बाद इस साल अप्रैल से ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए लेबर कोड्स के आने के बाद कई पुराने नियम बदल जाएंगे। नए लेबर कोड में कुछ खास नियम हैं जिसमें आपके फायदे की बातें हैं, जैसे सप्ताह में कामकाज के अधिकतम 48 घंटे ही होंगे। इनमें आपकी सैलरी कैलकुलेशन 8 घंटे प्रतिदिन के आधार पर ही की जाएगी। अगर आप 12 घंटे रोजाना काम करते हैं तो इस हिसाब से आप 4 दिन में ही हफ्ते भर के काम के घंटे पूरे कर लेंगे। और इसके बाद का काम ओवर टाइम माना जाएगा, जिसके लिए कंपनी को दोगुना पेमेंट करना होगा। नए लेबर कोड में महिलाओं को उनकी सहमति के आधार पर नाइट शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नए लेबर कोड लागू होने के बाद आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। नए नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी, डीए और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर सीटीसी का 50% तक होना जरूरी है। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन बदलेगी। इससे इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। इसके अलावा अब से कंपनियां सैलरी देने में देरी नहीं कर सकेंगी। नए नियम के अनुसार दिहाड़ी मजदूरों को शिफ्ट खत्म होने के बाद साप्ताहिक कर्मचारियों को छुट्टी से पहले और मासिक कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख तक सैलरी देनी होगी। यही नहीं, नौकरी छोड़ने पर 2 दिन के अंदर कर्मचारी का हिसाब भी करना होगा। ग्रेच्युटी के नियमों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। पहले केवल स्थायी कर्मचारी ही ग्रेच्युटी के हकदार थे, लेकिन अब से फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। अब से 1 साल लगातार काम करने पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी। पहले इसके लिए 5 साल की नौकरी जरूरी थी। केंद्र सरकार नेशनल फ्लोर वेज भी लेकर आ गई है। इसमें वो न्यूनतम सैलरी या मजदूरी तय करेगी। कोई भी राज्य उससे कम सैलरी या मजदूरी नहीं दे सकेगा। पहले अलग अलग सेक्टर्स और राज्यों में न्यूनतम वेतन अलग अलग होते थे, लेकिन अब सरकार मजदूरी की न्यूनतम सीमा तय करने जा रही है। इसे सभी राज्यों को मानना होगा। इससे कम सैलरी वाले कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो शहर पिछले 8 सालों से लगातार देश में स्वच्छता का सिरमौर बना हुआ हो और स्वच्छता के मामले में सबको पीछे छोड़ चुका हो, वहां कई लोगों की मौत दूषित पानी पीने की वजह से हो जाए, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है?
इंदौर में कई लोगों की मौत गंदा पानी पीने से हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में कम से कम 7 लोगों की मौत गंदा पानी पीने की वजह से हो गई और मौत का आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका बनी हुई है, क्योंकि कई लोग गंभीर बीमार हैं। मौत के आंकड़ों को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों के दावों में भी विरोधाभास बना हुआ है। जांच में पानी की सप्लाई लाइन में लीकेज मिला और उसी जगह एक शौचालय बना हुआ है। इसी लीकेज की वजह से पीने का पानी दूषित हो गया। कांग्रेस का आरोप है इंदौर नगर निगम ने पानी की सुविधा के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके बाद भी लोगों को जहरीला पानी पीना पड़ रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है। धुरंधर फिल्म का एक गाना देश भर में छाया हुआ है, जिसे लोग भले गा नहीं पा रहे हो, लेकिन उसकी धुन पर थिरक सभी रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक स्कूल में इस गाने पर डांस को लेकर धार्मिक विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि इस गाने पर जो लड़के डांस कर रहे थे उन्होंने बुर्का पहना हुआ था। धुरंधर फिल्म के एक गाने पर स्कूल में डांस हुआ, जिससे कुछ मुस्लिम संगठन नाराज हो गए। समस्या ना गाने से थी ना ही डांस से, समस्या थी डांस के दौरान बुर्का पहनने से। 29 दिसंबर को एक स्कूल में कार्निवल के समापन के दौरान कुछ छात्रों का शो था। इस दौरान कुछ छात्रों ने बुर्का पहनकर डांस किया। आरोप है कि इस दौरान कुछ छात्रों ने अभद्रता भी की। बाद में डांस का ये वीडियो वायरल हो गया। इसे मुस्लिम संगठनों ने अपमानजनक माना और विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की। विरोध के बाद स्कूल की प्रधानाचार्य ने पत्र जारी कर इस घटना पर माफी मांगी है। बिजनौर में नशे की हालत में एक सिर फिरे लड़के ने एक नाबालिग लड़की को बंधक बना लिया। ये लड़की अपनी दोस्तों के साथ बाजार से लौट रही थी, तभी एक लड़के ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और पैसों की डिमांड शुरू कर दी। आरोपी नोएडा से बाराबंकी जा रहा था और रास्ते में ट्रेन से उतरकर नजीबाबाद पहुंच गया और इस घटना को अंजाम दिया। बिजनौर के नजीबाबाद में एक सिर फिरे लड़के ने चाकू की नोक पर एक नाबालिग लड़की को बंधक बना लिया और अजीबोगरीब डिमांड करने लगा। लड़की की चीख पुकार पर भीड़ जमा हो गई और वहीं गश्त कर रही पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं माना तो उसे बातों में उलझाकर दबोच लिया। करीब 30 मिनट तक ये हंगामा चलता रहा। घटना एक कपड़ा बाजार की है, जहां लड़कियां खरीदारी के लिए आई थी। आरोपी बाराबंकी का रहने वाला है और नोएडा में काम करता है। पूछताछ में पता चला है कि इस पर 15 दिन से जेल जाने की सनक सवार थी और इसी सनक में उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। घटना के वक्त ये आरोपी नशे में था। पुलिस आरोपी की आपराधिक हिस्ट्री भी खंगाल रही है। स्विट्जरलैंड में नए साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वहां नए साल के जश्न के दौरान एक बार में ब्लास्ट हो गया, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। अभी जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह धमाका कोई आतंकी हमला है या किसी दूसरी वजहों से हुआ है। नए साल पर स्विट्जरलैंड के एक बार में ब्लास्ट हो गया, जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह धमाका स्विट्जरलैंड के क्रेंस मोंटाना शहर के एक बार में हुआ। ब्लास्ट के बाद बार में आग लग गई, जिसमें फंसकर कई लोग झुलस गए। इस बार में नए साल के मौके पर जश्न और पार्टियां चल रही थीं और लोगों की भारी भीड़ जमा थी। इसी दौरान ये धमाका हो गया। जिस इमारत में ये बार है, धमाके के बाद वो भी आग की लपटों में घिर गई। हालांकि ये धमाका किन कारणों से हुआ, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को पहला मुस्लिम मेयर मिल गया। ज़ोहरान ममदानी ने आधी रात के बाद कुरान पर हाथ रखकर मेयर पद की शपथ ली। ममदानी के मेयर बनने के बाद यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या यह न्यूयॉर्क में कट्टरपंथ की शुरुआत है। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी गुरुवार को आधी रात के बाद न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन गए। उन्होंने मैनहट्टन के एक ऐतिहासिक बंद पड़े सबवे स्टेशन पर मेयर पद की शपथ ली और शपथ लेते समय उन्होंने कुरान पर हाथ रखा। Zohran Kwame Mamdani do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States. डेमोक्रेट पार्टी के नेता ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं।
कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने के साथ ही उनका शपथ लेने की जगह भी सुर्खियों में है, क्योंकि जिस सबवे स्टेशन की सीढ़ियों पर उन्होंने शपथ ली वो दशकों से बंद पड़ा है। ममदानी ने इसे न्यूयॉर्क की विरासत से जोड़ा।